हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग समास टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में अगर आप समास को पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको कभी भी समास को पहचानने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। इन सबको हम पहले समझ लेते हैं। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास विग्रह क्या होता है? जब समस्त पद को पृथक कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। यानी कि जब समस्त पद को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त पद क्या होता है? समास की रचना में दो शब्द होते हैं। शब्द यानी कि दो पद होते हैं, जिसमें पहला पद होता है और दूसरा पद होता है। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों पूर्व पद तथा उत्तर पद के मेल से जो नया शब्द बनता है, नया पद बनता है, उसे क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं प्रेम सागर। तो जो प्रेम सागर शब्द है वो क्या कहलाएगा? हमारा समस्त पद कहलाएगा। अब इस समस्त पद में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो प्रेम सागर में दो पद हैं। प्रेम, जो पहला वाला प्रेम शब्द है, वो क्या हो जाएगा? हमारा पूर्व पद, यानी कि पहला पद पूर्व पद हो जाएगा और सागर हमारा उत्तर पद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेम सागर समस्त पद होगा। प्रेम उसका पहला पद यानी कि पूर्व पद और सागर उसका उत्तर पद यानी कि दूसरा पद होगा। अब प्रेम सागर का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेम का सागर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। समास के भेद या प्रकार। अब समास के भेद या प्रकार कितने होते हैं? कितने प्रकार के समास होते हैं? तो समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। 6 प्रकार के समास होते हैं, याद कर लीजिए। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। इन सभी समासों के बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास की। दोस्तों, अभी अभी हमने पढ़ा था कि समास में दो पद होते हैं। कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, अब हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। पहला वाला पद गौड़ होता है, उत्तर पद यानी कि दूसरा वाला पद प्रधान होता है। वहाँ पे क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। इसमें दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह, जैसे कि का, की, के, से, द्वारा, पर में, इन सभी का लोप होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं। तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, वो कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? को विभक्ति का लोप होता है। करण में से, द्वारा का लोप होता है। से होगा या फिर द्वारा, इन विभक्तियों का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष होता है, उसमें के लिए बीच में आता है। अगला है अपादान तत्पुरुष, से अलग होने का भाव, यानी कि से आता है किसी चीज़ को अलग करने के लिए। संबंध तत्पुरुष होता है का, के। अधिकरण तत्पुरुष में और पर विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, हम इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या होता है? इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। ठीक है, किस विभक्ति का लोप होता है कर्म तत्पुरुष में? को का। इन चीज़ों को दोस्तों याद रख लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है कि किस में तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष है, किस में अधिकरण तत्पुरुष है। इस तरह से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। तो फिर इसमें कर्म कारक की विभक्ति, कौन सी विभक्ति का लोप होता है? को का। ठीक है, जैसे हमारा समस्त पद क्या है? यश प्राप्त। अब अगर आपको यश प्राप्त का समास विग्रह को करने को कहा जाए तो आप क्या बोलोगे? यश को प्राप्त। ठीक है, यश को प्राप्त, ये क्या हो जाएगा? हमारा कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि इसमें को का लोप हुआ है। यश प्राप्त, यश प्राप्त के बीच में क्या आ रहा है? को आ रहा है। ठीक है, तो यश को प्राप्त यानी कि कर्म तत्पुरुष है। रथ चालक। रथ चालक क्या होता है? यानी कि रथ को चलाने वाला। ठीक है, इसमें भी को बीच में आ रहा है, को विभक्ति का लोप हुआ है, तो इसमें भी कर्म तत्पुरुष समास है।
नेक्स्ट है ग्रामगत। ग्रामगत यानी कि ग्राम को गया हुआ। ग्रामगत के बीच में क्या आ रहा है, को विभक्ति का लोप हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ग्राम को गया हुआ क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति से अथवा के द्वारा का लोप होता है, या तो बीच में से आता है या फिर के द्वारा, वहाँ पर क्या होता है, करण तत्पुरुष होता है। जैसे मुँह मांगा। मुँह मांगा, मुँह मांगा अगर हम लोग बोलें तो क्या बोलेंगे, मुँह से मांगा। मुँह मांगा मतलब मुँह से मांगा, तो इनके बीच में क्या आ रहा है, किस विभक्ति का लोप हो रहा है, मुँह मांगा के बीच में से विभक्ति का, तो इसमें क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है गुणहीन। गुणहीन यानी कि गुणों से हीन। सूर रचित। सूर रचित यानी कि सूर के द्वारा रचित, सूरदास द्वारा रचित। ठीक है, तो इसमें क्या के द्वारा विभक्ति का लोप हुआ है, तो इसमें भी करण तत्पुरुष होगा। ईश्वर प्रदत्त। ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदान किया हुआ। ठीक है। हस्तलिखित। हस्तलिखित क्या हो जाएगा, हाथों से लिखित, हस्त से लिखित। ठीक है, इधर ये जो है हस्तलिखित क्या है, आपका समस्त पद है, और हस्त से लिखित यानी कि विभक्ति लगा दी जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, समास विग्रह हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होता है। किस कारक चिन्ह का लोप होता है, के लिए। जहाँ पर के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ पे कौन सा समास होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह का समास विग्रह क्या हो जाएगा, सत्य के लिए आग्रह, और सत्याग्रह में किस विभक्ति का लोप हुआ है, के लिए का, तो इसमें कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। गौशाला। गौशाला यानी कि गौ के लिए शाला। गौशाला क्या है, एक समस्त पद है, गौशाला का जो समास विग्रह है वो क्या हो जाएगा, गौ के लिए शाला। तो गौशाला के बीच में क्या आ रहा है, के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है, तो इसलिए ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे ही परीक्षा भवन। परीक्षा के लिए भवन। गुरु दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा। पुण्य दान। पुण्य करने के लिए दान। ठीक है, ये हो जाता है आपका संप्रदान तत्पुरुष, अर्थात जिस समस्त पद में के लिए विभक्ति का लोप हो वहाँ पर क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, अपादान में क्या होता है, से विभक्ति। ठीक है, ऊपर हमने से विभक्ति पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर से विभक्ति जुड़ने के लिए होता है या नॉर्मली होता है, लेकिन यहाँ पे से यानी से जो दर्शाता है वो किसी भी चीज़ का अलग होने के अर्थ में दर्शाता है। ठीक है, से का मतलब यहाँ पे किसी भी चीज़ का किसी चीज़ से अलग हो जाना, तो इसमें क्या होता है, से विभक्ति का लोप होता है। जैसे पाप मुक्त। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, समस्त पद है हमारा पाप मुक्त। पाप मुक्त का समास विग्रह क्या हो जाएगा, पाप से मुक्त। पाप से मुक्त यानी कि पाप से मुक्ति मिल गई उसको, यानी कि वो पाप से छूट गया, यानी कि अलग होने का भाव आ गया। बंधन मुक्त। बंधन से मुक्त, बंधन से बिल्कुल मुक्त हो गया। इसमें भी क्या है, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, बंधन से मुक्त यानी कि बंधन से छूट गया, अलग हो गया। कर्तव्य विमुख। कर्तव्य से विमुख। कर्तव्य से क्या हो गया, विमुख हो गया, अलग हो गया। रोग मुक्त। रोग से क्या हो गया, मुक्त हो गया। जलहीन। जलहीन यानी कि जल से हीन, उसमें जल का ना होना या जल से हीन हो जाना, जल से पृथक हो जाना, अलग हो जाना। ठीक है, तो जहाँ पर से विभक्ति का लोप हो और वहाँ अलग होने के अर्थ में हो, तो वहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है संबंध तत्पुरुष की। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास। इसमें संबंध कारक विभक्ति का, के, की का लोप होता है। ठीक है, जिस समस्त पद के बीच में का, के, की आदि का लोप होता है वहाँ पर क्या होता है, संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे कि प्रेम का प्रेम सागर। ठीक है, तो प्रेम सागर का समास विग्रह क्या हो जाएगा, प्रेम का सागर। ठीक है, तो का आ गया बीच में, प्रेम का सागर, का बीच में आ गया, यानी कि इसमें का विभक्ति का लोप हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। भारत रत्न। भारत का रत्न। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें भी का विभक्ति आ गई, का विभक्ति का लोप हुआ है, तो इसमें भी संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। राजाज्ञा यानी कि राजा की आज्ञा, संबंध तत्पुरुष। अमृत धारा। अमृत की धारा। आज्ञा अनुसार। आज्ञा के अनुसार। इन सब में क्या है, संबंध तत्पुरुष है, क्योंकि इनके बीच में का, की के आदि विभक्तियों का लोप हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में
पर का लोप होता है। इसमें कौन सी विभक्ति का लोप होता है? में और पर विभक्ति का लोप होता है, ठीक है। जैसे हमने ले लिया पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा पुरुषोत्तम का? पुरुषों में उत्तम। तो पुरुषों में उत्तम किसकी विभक्ति का लोप हो रहा है? में विभक्ति का, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है आनंद मग्न। आनंद मग्न जब हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? आनंद में मग्न, वो तो आनंद में मग्न है, ठीक है। तो आनंद में मग्न ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। आनंद में मग्न, में विभक्ति का लोप हुआ इसलिए यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास है। कार्य कुशल कहते हैं ना, देखो वो हर कार्य में कुशल है, ठीक है। तो कार्य में कुशल, में विभक्ति का लोप हो रहा है, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। आप बीती, आप पर बीती, में या पर विभक्ति का जहाँ पर लोप होता है वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। शोक मग्न, शोक में मग्न, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गए तत्पुरुष समास के 6 भेद जो आपको समझ में आई थिंक आ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कर्मधारय समास की। जो हमारा सेकंड समास है वो क्या है? कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है, ठीक है। मतलब पहला वाला पद विशेषण होता है और दूसरा वाला पद विशेष्य होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो जिस समास में पहला पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच क्या होता है? के समान तथा है जो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं कर्मधारय समास का, तो उन दोनों पदों के बीच में, पहले और दूसरे पदों के बीच में जो आता है वो या तो के समान आएगा या फिर है जो, ठीक है। इन दो शब्द आते हैं बीच में, ठीक है। अब जैसे हम ले लेते हैं शब्द नील गाय, ठीक है। नील गाय यानी कि नीली है जो गाय, इसके बीच में समास विग्रह जब हम कर रहे हैं तो इसके बीच में क्या आ रहा है? जो आ रहा है, ठीक है। तो कई बार हमें पहचानने में इससे भी आसानी हो जाएगी कि है जो आएगा या फिर के समान आएगा जब हम समास विग्रह करेंगे, ठीक है। तो नीली है जो गाय। अब गाय की जो विशेषता है वो क्या है? वो है नीली, नील गाय यानी कि नील गाय यानी कि नीली गाय, नीली है जो गाय। तो नील क्या हो गया? यहाँ पे एक विशेषण हो गया और पहला पद इसका विशेषण होगा तो वहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, ठीक है। अब जैसे महात्मा हो गया, महात्मा में क्या हो जाएगा इसकी समास विग्रह? महान है जो आत्मा, ठीक है। आत्मा कैसी है? महान है, यानी कि आत्मा को जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या बताई जा रही है? महान। आत्मा कैसी है? महान है। तो महान क्या हो गया? इसकी विशेषण हो गया, ठीक है। तो पूर्व पद इसका विशेषण हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी कि पहला वाला जो पद है इसका जो पूर्व पद है उसको विशेषण होना चाहिए, ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन, ठीक है। कमल के समान नयन। परमानंद, परम है जो आनंद, या तो के समान बीच में आ जाएगा विग्रह करने पर या फिर है जो बीच में आएगा और पहला पद इसका विशेषण होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कर्मधारय समास आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वहाँ द्विगु समास होता है, इससे समूह का बोध होता है, ठीक है। जिस समस्त पद का पूर्व पद क्या हो? संख्यावाचक हो, यानी कि उसमें संख्या दी गई हो, तो वहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास होता है, ठीक। इससे समूह का बोध भी होता है, ठीक है। जैसे हमने पद लिया है, समस्त पद है तिरंगा, ठीक है। तिरंगा का मतलब क्या हो गया? 3 रंगों का समूह, ठीक है। 3 रंगों वाला या फिर 3 रंगों का समूह। तो ती क्या हो गया? यहाँ पे ती हो गया 3 और 3 यानी कि क्या हो गया? संख्या हो गई, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे पहला पद क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। नवरत्न, नवरत्न में नव क्या हो गया? 9, नव को क्या बोलते हैं? 9, यानी कि संख्यावाचक विशेषण हो गया ये नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, ठीक है। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। कहने का मतलब ये है कि जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक हो, यानी कि उसमें संख्या दी गई हो, तो वहाँ पर क्या होगा? आपका द्विगु समास होगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समस्त पद में पहला व दूसरा पद, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है, दूसरा पद हो जाएगा यहाँ पे। जिस समस्त पद में पहला व दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वह बहुव्रीहि समास होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस समस्त पद का पहला और दूसरा पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर भी संकेत करते हैं, किसी तीसरे पद के बारे में बताते हैं, वहाँ पे क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। जैसे हमने ले लिया महावीर। अब सबको पता है महावीर कौन है? महान हनुमान है, ठीक है। और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? महान वीर है जो, ठीक है, महान वीर है जो। तो कौन है महान वीर? यानी कि हनुमान। तो यहाँ पे महावीर, महान वीर है जो, दोनों पद जो पहला और दूसरा पद है वो मिलकर किसी तीसरे और पद की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी कि हनुमान की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। अब नेक्स्ट है इसमें पंकज। पंकज का मतलब होता है, पंक मतलब होता है कीचड़, ठीक है, और पंकज का मतलब होता है कमल, ठीक। पंकज यानी कि कीचड़ में पैदा होने वाला। पंकज का मतलब क्या हो गया? पूरा कीचड़ में पैदा होने वाला। तो ये कीचड़ में पैदा होने वाला अर्थात किसकी ओर संकेत कर रहा है? ये कर रहा है कमल की ओर संकेत, यानी कि पहला और दूसरा पद मिलकर जब तीसरे पद की ओर संकेत करे, यानी कि उसके विषय में बताए, तो वो क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो पंकज में क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास होगा। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, यानी कि तीन है नेत्र जिसके। लोचन का मतलब क्या होता है? नेत्र। तीन नेत्रों वाले या फिर तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। तीन नेत्रों वाले कौन है? शिव जी हैं, ठीक है। तो ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? ये कर रहा है शिव की ओर संकेत, यानी कि तीसरे पद की ओर। ऐसे ही है पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, यानी कि पीत यानी कि पीला और अंबर यानी कि वस्त्र, और जिसका पीला अंबर है यानी कि जिसका वस्त्र पीला है वो अर्थात कौन है? श्री कृष्ण। यानी कि पीताम्बर में पहला और दूसरा पद, पीत और अंबर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर यानी कि कृष्ण की ओर संकेत कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है विस्तर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। आई थिंक आपको बहुव्रीहि समास भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की, ठीक है दोस्तों। अब द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समस्त पद में दोनों पद समान होते हैं, पहला पद भी और दूसरा पद भी समान हो, तथा विग्रह करने पर जिसमें और या योजक चिन्ह लगता हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बहुत ही सिंपल बता दे रही हूँ। द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? झगड़ा। झगड़ा यानी कि बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। द्वंद्व यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपोजिट होता है। जब जैसे कि हमने ले लिया जन्म मरण, ठीक है, समस्त पद है हमारा जन्म मरण, जन्म और मरण, ठीक है। तो इसमें जो पद दिया हुआ है समस्त पद, उसके दोनों पद एक दूसरे के पूरक होंगे या फिर अपोजिट होंगे, यानी कि विलोम होंगे, तो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर पहला पद और दूसरा पद दोनों एक दूसरे के या तो पूरक हों या फिर विलोम हों, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, ठीक है। जन्म मरण, जन्म और मरण, जन्म का उल्टा मरण, ठीक है। और इसमें विग्रह करने पर और या फिर या लगता है, या तो और लगेगा या फिर या लगेगा, ठीक है। तन मन, तन और मन। पाप पुण्य, पाप का उल्टा क्या हो गया? पुण्य हो गया, ठीक है। पाप का विलोम क्या हो गया? पुण्य हो गया। पाप और पुण्य ये दोनों ही अपोजिट वर्ड आ गए, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। भला बुरा, अपोजिट वर्ड्स यानी कि द्वंद्व समास, भला और बुरा। रात दिन, रात और दिन। तो दोस्तों द्वंद्व समास आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि जिस समस्त पद में दोनों पद एक दूसरे के या तो पूरक हों या फिर विलोम हों, उल्टे हों, तो वहाँ पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। जिस समास का पहला पद अव्यय, अव्यय यानी कि अव्यय या फिर उपसर्ग, ठीक है। पहला पद में जब अव्यय या उपसर्ग होता है तो वहाँ पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन में जो प्रति शब्द है वो क्या है? अव्यय है, एक उपसर्ग है, ठीक है। जब हम समस्त पद में किसी अव्यय या उपसर्ग का प्रयोग करते हैं
तो वहाँ पर क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। प्रतिदिन का विग्रह क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन। यथाशक्ति, यथाशक्ति में जो यथा शब्द है वो क्या है, एक उपसर्ग है। जहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ हो, पहले पद में उपसर्ग हो, वहाँ पर क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। आमरण, मरण तक, आमरण, आ क्या हो गया, एक उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, मरण के आगे उपसर्ग लग गया है, आमरण, पहला पद क्या हो गया, उपसर्ग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। आजन्म, जन्म से लेकर अंत तक। आजन्म, आज जन्म में जो पहला पद है, जो पूर्व पद है, उसमें क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, यानी कि एक उपसर्ग लगा हुआ है। भर पेट, पेट भर के। ठीक है, तो इसमें भी एक अव्यय लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये सारे थे, आई थिंक मुझे आप लोगों को ये सारे के सारे समास समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ूंगी तब तक आप लोग इसका मन में आंसर सोचिएगा। ठीक है, फिर आप देखिएगा कि आपने कितना समझ में आ गया है आपकी, और कितना आप सही कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन ए जिसके पूर्व पद प्रधान हो, बी जिसके दोनों पद प्रधान हो, सी जिसका दूसरा पद प्रधान हो, डी इनमें से कोई नहीं। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, जिसके दोनों पद प्रधान हो, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिसके दोनों पद प्रधान हो, या तो पूरक हो या फिर क्या हो, अपोजिट हो, वहाँ पे क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है माता पिता में समास है। ठीक है, कौन सा समास है माता पिता में, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव समास। तो इसमें कौन सा समास है, तो इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, अपोजिट वर्ड्स आ गए हैं, माता और पिता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए तिरंगा, बी ग्रहागत, सी महादेव, डी पंचतंत्र। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं किस ऑप्शन में कौन सा समास है। तो पहले हम देखते हैं तिरंगा। तिरंगा यानी कि 3 रंगों वाला। तो जहाँ पर रंगों की संख्यावाचक होता है, वहाँ पर कौन सा होता है, वहाँ पर होता है द्विगु समास। ठीक है, ग्रहागत यानी कि ग्रह को गया हुआ। ठीक है, महादेव यानी कि महान है जो देव, यानी कि वो हो गए महादेव। ठीक, पंचतंत्र 5 तंत्रों वाला। ठीक है, तो पंचतंत्र में कौन सा समास हो जाएगा, ये हो गया हमारा संख्यावाचक, यानी कि ये हो जाएगा हमारा द्विगु समास। महादेव महान है जो देव, अर्थात महादेव। तो इसमें कौन सा समास है, इसमें हो गया हमारा कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें पहला शब्द क्या है, विशेषण है। तिरंगा में हमारा क्या है, वही है, पहला जो पूर्व पद है वो क्या है, संख्यावाचक है। तो इसमें तिरंगा में क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब हमारा आंसर क्या बचा, ग्रहागत, ऑप्शन बी, ग्रह को गया हुआ। जहाँ पर को विभक्ति का लोप होता है वहाँ पर क्या होता है, कर्म तत्पुरुष समास होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए द्विगु, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए द्विगु समास। द्विगु समास कैसे हो जाएगा इसमें, तो देखिए पंचवटी 5 बटियों का समूह, पंचवटी यानी कि 5 बटियों का समूह, संख्यावाचक विशेषण हो गया पहला, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण तथा विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, यानी कि जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है, तो वहाँ पर होता है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, पूर्व पद इसका विशेषण होता है, और द्विगु समास में क्या होता है, इसका जो पहला पद है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लव कुश में समास है, ऑप्शन ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययीभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्यों है, क्योंकि ये जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए नील गगन, बी त्रिफला, सी पतझड़, डी गांव शहर। ठीक है, तो नील गगन क्या हो गया, नीला है जो गगन। ठीक, नीला है जो गगन, गगन की जो विशेषता बता रहा है वो क्या है, नीला। नीला क्या हो गया, एक
नील गगन क्या हो गया, एक कर्मधारय समास हो गया, क्योंकि गगन की विशेषता क्या है कि वो नीला है। ठीक है। त्रिफला में आपका कौन सा हो जाएगा, त्रिफला में हो जाएगा आपका द्विगु समास, पतझड़ में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, और गांव शहर में आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नील गगन। नील गगन गगन क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पहला पद है वो क्या है, वो विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चौमासा में कौन सा समास है। चौमासा, चौमासा यानी कि 4 महीने का समय। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा द्विगु समास, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। पहला पद क्या है इसमें, चौमासा 4 महीने का समय, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट है, सप्ताह में कौन सा समास है। सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह, इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समास नहीं है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी कर्मकारक, डी बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मकारक। कर्मकारक कोई भी समास नहीं है। समास हमारे कौन कौन से होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। ठीक है। ये 6 समास होते हैं, कर्मकारक कोई भी समास नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बारहसिंगा शब्द में समास है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसका वो करेंगे समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, 12 सींगों वाला। ठीक है। क्या हो जाएगा, 12 सींगों वाला अर्थात 12 तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, तो इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, समास का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह, डी विच्छेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए ग्रहागत, बी आचार कुशल, सी प्रतिदिन, डी कुमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिदिन, क्योंकि प्रतिदिन में क्या है, प्रति एक अव्यय है, एक उपसर्ग है। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रतिदिन। नेक्स्ट है, मृगनयनी। मृगनयनी में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मधारय। मृग के समान नयनों वाली क्या हो जाएगी, अर्थात कर्मधारय। इसमें नयन किसके समान बताएं, मृग के समान बताए हैं। इसमें एक तो के समान बीच में आ रहा है, दूसरा पहला पद जो है वो विशेषण है। ठीक है। इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, समासिक पद शब्दों में मिले हुए शब्दों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए समास विच्छेद, बी समास विग्रह, सी सामासिक सौंदर्य, डी समास परिमार्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समास विग्रह। समासिक शब्दों में मिले हुए शब्दों को जब हम पृथक करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। ऑप्शन ए द्विगु समास में, बी द्वंद्व समास में, सी कर्मधारय समास में, डी बहुव्रीहि समास में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द्विगु समास में। पहला पद कौन से समास में संख्यावाचक होता है, द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व होता है, यानी कि एक दूसरे के पूरक या अपोजिट होते हैं। कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है, बहुव्रीहि समास में पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दोस्तों मैं आपको बार बार इसीलिए ये चीज़ें समझा रही हूँ ताकि आपको एक बार में ही ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है, कवि श्रेष्ठ का विग्रह होगा। कवियों से श्रेष्ठ, बी कवियों के लिए श्रेष्ठ, सी कवियों में श्रेष्ठ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवियों में श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ का विग्रह क्या होगा, कवियों में श्रेष्ठ। अब कवियों में श्रेष्ठ यानी कि कवि श्रेष्ठ यानी कि कवियों में श्रेष्ठ, तो इसमें कौन सा आपका समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। नेक्स्ट है, अपराध मुक्त में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्यों है, अपराध मुक्त, अपराध से मुक्त यानी कि अलग होने का भाव के अर्थ में से विभक्ति का लोप हुआ है। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, महादेव में कौन सा समास है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
कर्मधारय। कर्मधारय क्यों है? महादेव का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? महान है जो देव। ठीक है, तो इसमें एक बात और याद रख लेना, कर्मधारय में और आपका जो बहुव्रीहि समास है उसमें भी कुछ इसी टाइप का ही आता है। मतलब दोनों में, इसमें दोनों समास हो सकते हैं। महादेव में आपका कर्मधारय भी हो सकता है क्योंकि महादेव, महान है जो देव, यानी कि एक तो ये है कि इसमें विशेषण है पहला, दूसरी चीज़ महान है जो देव अर्थात महादेव, यानी कि तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशाचर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। क्यों हो जाएगा? निशाचर अर्थात रात्रि में विचरण करने वाला। निशाचर रात्रि में विचरण करने वाला अर्थात कौन हो जाएगा? हो जाएगा आपका राक्षस। तो ये पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो फ्रेंड्स, ये था आपका आज का टॉपिक समास। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।